विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। और हमेशा की तरह मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी प्रोफेसर ज्योति त्रिहिन शर्मा, जो सेंटर के जॉइंट डायरेक्टर भी हैं, और कैमरे में हैं मिस्टर गुरजीत सिंह। पर हमेशा की तरह आज हमारे जो मेहमान हैं वो नए हैं। वो हैं राजेंद्र कुमार मोहता, मुंबई से। राजेंद्र कुमार मोहता का संबंध सिर्फ भारत विभाजन से नहीं है, भारत विभाजन से जुड़ी कुछ ऐसी बातों से है जो ऐतिहासिक हैं। हालांकि विभाजन भी ऐतिहासिक था, पर इस विभाजन ने कितने दर्द दिए जो ना केवल व्यक्तिगत थे, जो भारत से भी संबंधित थे, खानदानों से संबंधित थे, जो भारत के इतिहास से संबंधित थे और इतिहास बन गए। और मैं स्वागत करता हूँ मोहता साहब आपका दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ में। सबसे पहले बहुत सारे दर्शक शायद नहीं जानते हैं मोहता पैलेस क्या था, जिन्ना का उससे क्या संबंध था, पाकिस्तान में मोहता पैलेस कराची में होना उसका क्या मतलब क्या था, उसका अर्थ क्या था। ये बातें भी हम करेंगे, पर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे भी आपका परिवार जो था पाकिस्तान में किस गांव में, किस शहर में, किस जिले में रहता था, और वो थोड़ी सी पृष्ठभूमि हमें बताएं। हमारा पाकिस्तान करीब 18 परिवार बीकानेर से कराची गया था व्यवसाय के लिए जी, क्योंकि बीकानेर में इतने व्यवसाय के ये नहीं थे, कुछ भी रेगिस्तान था, राजस्थान में कुछ था नहीं व्यवसाय। तो वहाँ पे मेरे परदादा गोवर्धन दास जी मोहता जी, वो शिफ्ट हुए, और उस समय जब कराची से बीकानेर गए तो करीब रेल थी नहीं, और 10 दिन 8 दिन 10 दिन ऊँटों के ऊपर जाना पड़ता था बीकानेर से कराची। बीकानेर से कराची। तो वो ऊँटों के ऊपर जाते थे जी, और सब अपना सामान खाना पीने का सब ऊँटों के ऊपर ही साथ में जाता था। 7-8 दिन में जी, वो जी, पहुँचते थे। और इस हालत में वो कराची गए। ये बात रही होगी 1800, ये बात रही होगी समझ लीजिए 1870 के आसपास। 1860 के आसपास, जी, या थोड़ा और पहले भी हो सकता। जी, जी, वहाँ जाके उन्होंने फिर व्यवसाय चालू किया। जी, पहले तो एक अंग्रेजी कंपनी थी, उसका नाम मेरे को याद नहीं है, तो उसमें उन्होंने नौकरी करी। और उस समय कपड़ा बहुत इम्पोर्ट होता था। जी, कपड़ा इम्पोर्ट होता था कलकत्ता ज़्यादा, और कलकत्ते से डिस्ट्रीब्यूट होता था। जी, तो कलकत्ते में जो मेरे दादा परदादा जी थे, उनके भाई वहाँ पे एजेंट थे, जी, उधर इंग्लैंड के कंपनी के। तो फिर उन्होंने कहा कि गोवर्धन दास जी जो मेरे भाई हैं वो कराची में रहते हैं, और ये काम कराची में भी फिर शुरू किया। कराची में हम लोग एजेंट बन गए जो कपड़ा इंपोर्ट करते थे। वहाँ से काफ़ी एक्सपोर्टर्स होंगे जिनके बन गए। जी, उनमें एक राली एंड कंपनी कोई बहुत बड़ी इंपोर्टर थी। और फिर शुरू में वहाँ पे कपड़े का व्यवसाय किया और वो काम अच्छा चला। उसके बाद उन्होंने एक वहाँ पे मार्केट बनाया कपड़े का, जी, तो गोवर्धन दास मोहता क्लॉथ मार्केट करके कराची में। जी, जिसमें करीब 250-300 दुकानें थी। वो मार्केट आज भी है कराची में, पर अब उनका नाम उन्होंने कुछ बदल के दूसरा कर दिया। वो उसमें लोगों को दुकानें भाड़े पे थी, और वहाँ से व्यवसाय शुरू हुआ। उसकी गोल्डन जुबली भी मनाई 1945 में वो मार्केट की। और उसके अंदर उसमें फिर उनके छोटे लड़के थे, शिवरत्न जी, मेरे ग्रैंडफादर, जी, वो वहीं पर पैदा हुए कराची में। शिवरत्न मोहता जी का जन्म हुआ कराची में। कराची में। जी,
और उनके एक बड़े भाई थे राम गोपाल जी, जो बीकानेर में हुए थे। वो भी साथ में आए, और फिर जब वो उस समय तो जल्दी काम चालू कर देते हैं हम लोग मारवाड़ियों में, तो 13 या 14 वर्ष की उम्र में जी काम शुरू कर दिया। मुश्किल से 5-6 क्लास पढ़े होंगे जी। और काम फिर काफ़ी बढ़ा वहाँ पे। और फिर लोहे के कारखाने लगाए जी शिप बिल्डिंग लगाया, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जी। काफ़ी बिल्डिंगें बनाई। और उसमें एक तो बीकानेर का जोधपुर का उम्मेद पैलेस, जो आज उम्मेद पैलेस होटल के नाम से जाना जाता है, राजा का जो घर है उधर, वो कंस्ट्रक्ट किया वो शिवरत्न मोहता जी ने। जी और बीकानेर में लालगढ़ पैलेस, जिसमें राजा खुद रहते थे, जी जी। वो बनाया। जब लालगढ़ पैलेस उन्होंने बनाया तो उनका मन हुआ कि उसी की तर्ज के ऊपर वो राजस्थानी आर्किटेक्ट का एक मैं भी मकान बनाऊं जी कराची में। तो कराची में फिर सारा पत्थर राजस्थान से आया और लालगढ़ के काफ़ी नक्शा वो मकान में गया, जिसको फिर बाद में मोहता पैलेस नाम दिया गया। और आज भी है मोहता पैलेस आज भी है, पर आज वो इसका म्यूजियम बन गया, सिंध गवर्नमेंट का म्यूजियम बना दिया, कल्चरल सेंटर है। जी जी। वहाँ पे काफ़ी अपने इंडिया के भी सिंगर्स गए हैं जिन्होंने प्रोग्राम किया है वहाँ पे। मोहता पैलेस की कहानी हम थोड़ा बाद में आते हैं, पर पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, जब विभाजन हुआ तो आपकी एज कितनी थी? और मैं 6.5 साल 6.5 साल के थे। तो उस समय आपने, पिताजी ने बताया भी होगा आपको और आपकी भी कुछ याददाश्त होगी, क्या लोग रहते कैसे थे, हिंदू मुसलमान सिख, ये कैसे आपस में कैसे रह रहे थे? क्योंकि आपके जब तक विभाजन की बात नहीं हुई उसके पहले तक तो बहुत भाईचारा था जी, कुछ भी वहाँ पे ये नहीं था जी। और मेरे ग्रैंडफादर को सब सेठ जी बोलते थे। उसमें बहुत बड़े बड़े मुसलमान जो वहाँ के जागीरदार थे और वो सब थे, वो भी घर पे आते थे, बहुत दोस्ती थी। क्योंकि उधर कराची के अंदर नगर सेठ हम ही लोग थे, जी, मतलब जी। ग्रैंडफादर ही थे जी जी। जो भी नगर सेठ। तो कोई ऐसे आपस में एमिनिटी नहीं थी, एनिमिटी नहीं थी। और जब विभाजन की खबरें फैल गई, अभी विभाजन होने जा रहा है, तब माहौल में क्या अंतर है? तब भी बहुत वहाँ पे लोगों ने बोला सेठ जी आप मत जाओ छोड़ के। अच्छा, बोला। पर हुआ क्या ये कि मेरी ग्रैंडमदर का भी बिल्कुल मन नहीं था कि वो छोड़ के आए वहाँ पे। अब वो तो उधर बहुत ज़िंदगी बहुत बढ़िया थी, पैसे बहुत थे, काम बहुत था, प्रॉपर्टीज बहुत थी, तो बिल्कुल उनका आने का मन नहीं था। पर जो मेरे दादाजी थे, उनके जो बड़े भाई थे सेठ राम गोपाल जी, उन्होंने काम से रिटायर होके बीकानेर रहने लगे। जी जी। और दादाजी उनका कहना बहुत मानते थे, उनका कहना नहीं टाल सकते थे। तो हुआ ये कि जिन्ना खुद, जब ये पार्टीशन की बात पक्की हो गई कि पार्टीशन होगा और इससे हो, तो वो खुद आए मोहता पैलेस में मिलने दादाजी से, और बस खाली बात करी, चाय वाय पी के बोले शिवरतन तुम्हारा क्या विचार है? बोले मेरा तो कोई विचार नहीं है, हम तो यहीं पे हैं आराम से, कोई आप बनोगे इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बोले शिवरतन मैं तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी नहीं कर सकता। तो जब ये बात जिन्ना ने खुद ने कही और ये बात पहुंची उनके दादाजी के बड़े भाई के पास, तो उन्होंने फौरन चिट्ठी लिखी वहाँ से कि जब राजा ही बोलता है कि मैं तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी नहीं करता हूँ, इमीडिएटली छोड़ो, इमीडिएटली वापस छोड़ो उनके साथ और नहीं रहना। जी जी। तो उनकी बात वो टाल नहीं सकते थे।
और वो राम गोपाल जी बहुत पहुँचे हुए थे और बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने गीता का व्यवहार दर्शन और ऐसी उसकी बहुत लिखी सारी पुस्तकें भी लिखी है। बहुत तो फिर वो डिसाइड कर लिया कि अब छोड़ के जाएंगे। तो छोड़ के जाने के लिए, और जब तक, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पिताजी और चाचा जी और ऐसे बोले कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, हमने बोल दिया तो क्या होगा। तो वो बोले कि मेरे को उस समय गीगू बोलते थे और मेरी बहन थी उसको बेबी। जी बोले इन दोनों को और उनकी माँ को तो मैं लेके जाता हूँ, बाकी तुम लोग का मन हो वो करो, मैं नहीं रहूँगा। तो उस समय क्या था कि मेरे नाना जी बिरला जी हैं, तो उन्होंने प्लेन भेजा। मेरी माँ बिरलास की डॉटर है, बम्बई में रामेश्वर दास जी, घनश्याम दास जी के बड़े भाई। जी जी तो उन्होंने प्लेन भेजा, तो मैं, माँ और दो चार जन और जो हमारी आया थी और नौकर थे, वो प्लेन में बैठ के हम लोग तो आ गए मुंबई। दादाजी आप दादाजी वहीं नहीं, दादाजी वहीं दादाजी रहे? वहीं रहे, हम लोग को भेज दिया। जी जी फिर दादाजी, फिर अल्टीमेटली तो जो माहौल होने लगा उधर, सब ये बिगड़ने लगा, तो सब फिर ऑन बोर्ड हो गए कि भी चलो छोड़ के तो जाना ही पड़ेगा। फिर पहले बोले कि मैं नहीं जाऊंगा जब तक, करीब 500,000 आदमी काम करते थे नीचे। बोले जो जो, उसमें काफ़ी मुसलमान भी थे, तो बोले कि जो जो जाना चाहता है उन सबको मैं पहले भेजूंगा इधर से, अच्छा उनको भेज के और बाद में मैं आऊँगा। फिर मैं जाऊँगा। तो एक शिप चार्टर किया, उसमें करीब 300-400 लोगों को भेजा और कुछ 4-5 प्लेन भी चार्टर किए। उस समय तो छोटे प्लेन थे, वो डेकोटा 28 सीटर थे। तो कुछ मैनेजर्स और कितने जनों को भेजा इधर, और उसके बाद फिर वो ये सारी बात 15 अगस्त से पहले की है? नहीं, कुछ 15 अगस्त के बाद की है, और हम जो आए वो 15 अगस्त से शायद 15 दिन या महीना भर पहले। आप 15 दिन या महीना पहले आ पहले गए आए। और दादाजी 15 अगस्त के बाद आए। वो तो मेरे ख्याल से 5-7 महीने बाद। 5-7 महीने बाद आए। तो जब ये बहुत बड़ी बात कही है आपने भी, ये आपके भाई साहब मतलब दादा जी के भाई ने कह दी थी भी, जब देश का राजा ही कह रहा है कि मैं आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता तो छोड़ देना चाहिए, तो आ जाना चाहिए। तो ये राजा का या जना का व्यक्तिगत ओपिनियन था भी आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता, कि माहौल इतना खराब हो गया था? मेरे ख्याल से उसकी नज़र थी मोहता पैलेस, मोहता पैलेस पे, जो बाद में उन्होंने खुद की रेजिडेंस बनाई, खुद की रेजिडेंस भी बनाई। हाँ। मोहता पैलेस की कहानी क्या है, ये बताएं जरा। क्यों, मोहता पैलेस किस विजन के साथ बनाया गया था, कितना बड़ा था, क्या उसकी इम्पोर्टेंस थी? मोहता पैलेस बना हुआ तो करीब 10-12 एकड़ में था जी, मतलब 10-12 एकड़ उसकी ज़मीन थी, और पैलेस बना बहुत बड़ा था, पर अगर आप एकोमोडेशन वाइज देखोगे तो इतना एकोमोडेशन नहीं था उसमें। मतलब नंबर ऑफ रूम्स, एक एक कमरा आप समझ लो 800-800 900 स्क्वायर फुट का एक एक कमरा था, उसके साथ ड्रेसिंग रूम, बाथरूम, उसमें 2-2 ड्राइंग रूम थे, और जो डाइनिंग रूम था 150 आदमियों की टेबल थी, उसमें रेल लगा रखी थी, क्योंकि सर्विस कैसे होती है एक जगह से दूसरी जगह। अच्छा, मतलब वो पूरा पैलेस था, राजा महाराजाओं जैसा पूरा पैलेस था। जी जी। तो उस टाइप का वो पैलेस था। तो उसमें दादाजी रहते थे और मेरे चाचा जी रहते थे और मेरे फादर, और एक और बड़े भाई थे गिरधर लाल जी, उनका घर मोहता पैलेस के सामने जी। 2 घर थे। तो वो घर की ये कहानी थी कि एक हम लोगों ने पहले, जब ये पार्टीशन का और इसका झगड़ा चल रहा था, तो एक टेक्सटाइल मिल खरीद ली थी अहमदाबाद में। तो उधर वो फिर गिरधर लाल जी जो एल्डेस्ट थे उनको शिफ्ट करने वाले थे, तो उन्होंने वो उनके जो 2 घर थे वो भोपाल नवाब को बेचे।
तो भोपाल नवाब की अलग कहानी है, जो अभी तक केस चल रहा है वो घरों का। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। जिसका अभी आर्टिकल आया है उसके अंदर, दैनिक भास्कर में परसों ही आया है जी जी आर्टिकल। जी आपको चाहिए तो वो निकलवा लीजिएगा उसका प्रिंट आउट। जी और मोहता पैलेस का भी बहुत बड़ा आर्टिकल आया है इसमें, टेलीग्राफ में, न्यूज़पेपर में, कल वाले में, जी जी कल या परसों वाले में आया, जी। परसों वाले में आया है। पर उसके अंदर कुछ भूत वूत की कहानी लिखी है, वो सब जो सही नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है। जी उसका CNN में भी टेलीकास्ट हुआ है ये। जी जी। जो मोता पैलेस की बात आप बता रहे हैं, इतना बड़ा पैलेस था, इतने कमरे थे, और डाइनिंग हॉल में भी ट्रेन ट्रेन की व्यवस्था थी छोटी सी, हाँ भी खाना पहुंचाने के हाँ लिए। तो इतना बड़ा पैलेस, इतनी भव्यता, एक ऐसा खानदान जिसका बिजनेस में नाम है, जिसका नाम उस खानदान का बाद में घनश्याम दास बिरला जी से नाम जुड़ा उस परिवार का, रामेश्वर दास जी, रमेश्वर दास, उनके बड़े भाई। उनके बड़े नहीं, भाई से। व्यापार में कोई नाम नहीं जुड़ा। जी जी। वो तो संबंध था ना। खानदान का तो संबंध हुआ ना। हाँ, वो तो मेरी माँ और मेरी मासी जी जी। दोनों रामेश्वर दास जी की लड़की थी। जी तो जी जी दोनों भाइयों से शादी हुई थी हाँ। उनकी। वो तो 1939 में शादी हुई। जी जी। व्यापार के तौर पे, बिजनेस के तौर पे वो भी बहुत बड़ा परिवार, वो बहुत बड़ा परिवार है। आपका भी बहुत बड़ा बिजनेस था वहाँ, जैसा बता रहे हो, और इतना बड़ा बिजनेस था कि वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है या जिन्ना है, वो आपको इग्नोर नहीं कर सकता। नहीं, ठीक है ना, नहीं। वो बातचीत करता है आपसे। तो वो मोता पैलेस को छोड़ने का फैसला जो है वो आपने बता दिया भी, भाई साहब ने कह दिया दादाजी के भी आप वापस आ जाओ, तो छोड़ना तो था ही। छोड़ना तो उसमें जिन्ना का क्या रोल था? वो मतलब उसने क्या कुछ कहा कि आपके परिवार को कि मैं ये रहना चाहता हूँ, मैं ये लेना चाहता हूँ, या बाद में जिन्ना निवास कैसे बना? नहीं, वो तो जिन्ना के तो यही था ना, जब उसने देखा हम लोग छोड़ के चले गए जी, तो उसने ऑक्यूपाई कर लिया। उसने ऑक्यूपाई कर लिया। यानी उसके मन में था। हाँ हाँ, वो आज भी नाम मोता पैलेस ही है उसका। नाम मोता पैलेस। हाँ। ओके ओके। तो और जब तक जिन्ना थे वो तो शायद 6-8 महीने ही जिए जी। उसके बाद फिर उनकी सिस्टर रही फातिमा। हाँ, तो जब तक फातिमा जिंदा थी जब तक वो नहीं उधर। जी। आप भारत आ गए। हाँ। आपकी उम्र 6.5-7 साल थी तब। हाँ। ठीक है। तब पिताजी या दादाजी कुछ यादें बताते होंगे, या जितने नौकर आपके साथ आए, मैनेजर आए, इतना स्टाफ आया, 1000 लोग आए, अगर इतने बड़े परिवार के साथ ये ट्रेजेडी है, उसको आना पड़ रहा है, एक अगर ये कहें भाग के तो नहीं, पर आना मजबूरन पड़ रहा है, छोड़ना पड़ रहा है, तो हालात बन कैसे गए थे? उन हालात के बारे में थोड़ा बताइए। दादाजी ने, पिताजी ने क्या बताया? हाल तो ये बन गए थे कि जो 2-4-5 मैनेजर्स जो थोड़ा रह गए कि ये काम जो कुछ भी अगर सलट जाए और पैसा यहाँ से भेज सकें, उसके लिए वो रह गए, तो उनकी जो हालत हुई बाद में आने की, जो उनको 4-4 दिन तो गटर के अंदर सोना पड़ा वहाँ से निकलने के लिए। जी जी जी। और फिर वहाँ की जो हालत थी वो तो जब तक हम लोग रहे जब तक तो बिल्कुल ही राजा की तरह रहे, उसमें तो कोई शक ही नहीं था। जी जी। और उसके बाद तो यहाँ आने के बाद तो कुछ था नहीं। तो पर वहाँ पे जो था कि जो बिजनेस था हमारा, उसमें 2 जनों ने बहुत हेल्प करी जी। एक तो ACC सीमेंट की फैक्ट्री थी जी, जो कि बम्बई की बड़ी फैमिली थी, धर्म सिंह खटाऊ जी, उनकी थी, और एक टाटा। तो उनके दोनों के हम एजेंट थे उधर अपने कराची में। जी। और सिंध में और भी जगह थी, सारे सिंध में, और जी जी, पंजाब में भी काफ़ी जगह थी। तो उन्होंने जब हम वापस आए, कोई काम था नहीं, तो उन्होंने कहा कि दोनों ने इंडिपेंडेंटली, ये नहीं कि कोई ये थे, बोला आपको जहाँ जहाँ एजेंसी चाहिए हम देंगे, आप वहाँ के लिए। बहुत अच्छा। तो लोहे की एजेंसी हम लोग को कलकत्ता, बम्बई, कानपुर, लुधियाना और बीकानेर, जयपुर, अजमेर,
ये सब जगह मिल गई और सीमेंट की भी यानी दो सिचुएशन है। दो एक सिचुएशन तो वो है जिन्ना कह रहा है भी मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं आपको बचा नहीं सकता। दूसरा, पलायन करने के बाद टाटा और एसीसी सीमेंट के मालिक कह रहे हैं कि आपको जहां जहां जो जो एजेंसी चाहिए तो हम देने को तैयार हैं, और दी भी उन्होंने। पर यो एक परिवार का वैभव था वहां, जो इतना बड़ा नाम था, क्या बिजनेस को क्या सेटबैक लगा? यहाँ के सब नए सिरे से चालू करना पड़ा, नए सिरे से चालू करना पड़ा। फिर यहाँ पे आके कारखाना लगाया, एक वनस्पति का कारखाना लगाया इंदौर में जी। नाम बहुत था इनका ग्रैंडफादर का। तो जो डिजाइनर्स थे, होलकर डिजाइनर्स, उन्होंने इनवाइट किया कि आप आके यहाँ पे लगाओ। और फिर जामनगर में जो जाम साहब थे, उन्होंने बोला यहाँ आके आप सीमेंट की फैक्ट्री लगाओ। फिर हम लोगों ने इंदौर में वनस्पति की फैक्ट्री लगाई ठीक, और लोहे की फैक्ट्री लगाई, बम्बई में लगाई, खपोली में, फिर दूसरे और भी, फिर तो 10-12 इंडस्ट्रीज, फिर तो काम शुरू हो गया और कुछ सालों में वापस स्टैब्लिश हो गया, ये कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, ये सब करके। जब भी विभाजन की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है औरतों की और बच्चों की, और जो सबसे ज्यादा जुल्म हुए हैं विभाजन में वो औरतों पे हुए हैं। तो आपके जो ये आप जैसे बता रहे हैं मैनेजर को गटर में रहना पड़ा है ना, और भी बहुत नौकर चाकर थे, उनकी भी पत्नियां होंगी, उनकी बहनें होंगी, उनकी बच्चियां होंगी, तो क्या वो सभी सुरक्षित आ पाई? उनको तो शिप में रवाना कर दिया। अच्छा, शिप में दादाजी ने रवाना किया। पर जो कहानियां सुनते हैं जो दूसरों के साथ हुआ तो बहुत बड़ी वो तो बहुत खराब हुई। तो उसमें जब मैं आपको बतला रहा हूँ, जो 3-4 रह गए थे जो काम बाकी का समेटने के लिए, उनके साथ जो हालत हुई वो तो बता ही रहा हूँ आपको कि गटर में सोए, ट्रेनों में छिप के आए उनके तो। पर वहाँ से जितने आए अधिकांश लोगों को, जो मैनेजर्स थे और वो सब थे, उनको हम लोगों ने यहाँ पे नौकरी दी। अच्छा, नौकरी बाद में। पर जब यहाँ पर आए तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि वहाँ पे आए मोहता पैलेस छोड़ के, और यहाँ पे आके कैनॉट प्लेस में 2 कमरे का फ्लैट, अच्छा, 1 बाथरूम, और क्योंकि एक साथ तो कहाँ से एस्टेब्लिश करते, तो 40 आदमी उसमें रहे इंक्लूडिंग आवर मैनेजर। 40 आदमी 2 कमरे के फ्लैट में, 2 कमरे के फ्लैट में, और जिसमें मेरी ग्रैंड मदर जो वहाँ पे रानी की तरह रहती थी, ग्रैंडफादर। जी। सुनने में तो ये भी आया था भी आपके ग्रैंडफादर ने, जो आपकी ग्रैंड मदर है वो बीमार रहती थी, और उनकी हेल्थ को पॉइंट ऑफ व्यू से भी समंदर के वो किनारा चुना था जहाँ अच्छी हवा है, जहाँ उनको अच्छी सेहत रहे उनकी। नहीं ये सब फिर बाद में लोगों ने बना दिए हैं बातें, पर जब वो शिफ्ट हुए तब वो बीमार नहीं थे, हाँ। और पार्टीशन के 3-4 साल पहले से वो फिर उनको टीबी हो गई थी, तो फिर वो पार्टीशन के 3-4 साल पहले। और ये पैलेस तो बना था 1932 में, पैलेस 1932 में तैयार हो गया, वहाँ शिफ्ट हो गए थे। जी। आज हम विभाजन की जब बात कर रहे हैं, हमारा नजरिया भी और हो सकता है, हमारी सोच भी और हो सकती है। जब आपके दादा दादी आए थे तब वो विभाजन को लेके क्या बातें करते थे? होना चाहिए था, गलत हुआ, ठीक हुआ, कौन जिम्मेदार है, ऐसी बातें करते होंगे? आपके पिताजी भी करते होंगे? नहीं, पिताजी ने तो कभी, मैंने सुना नहीं, ऐसी बात नहीं करी थी जी, पार्टीशन की जी। पर दादाजी ने एक चीज कही कि जो गया सो गया, अब उसकी बात करना बंद। जो गया सो गया, अब उसको मत देखो, अब जो भी करना हो यहाँ आके वापस नए सिरे से शुरू करो, नहीं तो उसको रोते रहोगे, यहाँ कुछ नहीं करोगे, यहाँ कुछ नहीं। पास्ट ग्लोरी को मत जाओ। पर ये सवाल तो हमेशा बना रहता है कि अगर विभाजन ना होता तो हम ऐसे होते, ये होता। विभाजन ने आपके परिवार से छीना क्या और आपको दिया क्या? छीना तो सारे ही, मटीरियली तो सारा ही छीना, बिजनेस सारा छीन लिया, बिजनेस सारा छीन लिया जी। पर जो
स्पिरिट थी और Spirit. जो ये था मेंटली जो ब्रेकडाउन होता है या कुछ होता है बहुतों का हो गया, वो नहीं छीन पाए। हौसला नहीं He छीन was पाए। equally mentally strong. My grandfather was mentally strong. He never accepted defeat. यहाँ आने के बाद 1950 में एक बार 4 महीने या 5 महीने के लिए विंडो खुली थी कि प्रॉपर्टी एक्सचेंज करो। ओके। कि यहाँ के जो मुसलमान थे वो अपनी प्रॉपर्टी यहाँ दे दे और उनको हमारी प्रॉपर्टी वहाँ दे। तो ज़्यादा मुसलमान जो दिल्ली के अंदर थे, तो क्योंकि ग्रैंडफादर भी करीब 2-3 साल दिल्ली रहे, तो प्रॉपर्टी काफ़ी हम लोग की दिल्ली में एक्सचेंज हुई। तो साल भर या 1.5 साल जब ये बात गवर्नमेंट को रियलाइज हुई उस समय जी। तब वहाँ खलबली मच गई कि यहाँ पे मुसलमान लोग हिंदुओं से प्रॉपर्टी एक्सचेंज करके जा रहे हैं। और गवर्नमेंट का पता नहीं उस समय क्या रवैया था कि मुसलमानों को वो जाने नहीं देना चाहते थे यहाँ से। जी जी। तो नेहरू जी ने एक्सचेंज बंद कर दिया कि कोई भी मुसलमान यहाँ से प्रॉपर्टी छोड़ के वहाँ जाके उसको जाके रहना और रह जाए, पर यहाँ पे फिर वो इवैक्यूई प्रॉपर्टी होके ये ले लेगी, उसके एवज में तुमको वहाँ प्रॉपर्टी नहीं, हिंदुओं की प्रॉपर्टी नहीं। और यहाँ पे मुसलमान आप बोले आप यहीं रहो, आराम से रहो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो जो विंडो खुल गया था उसमें कितने लोगों की हो गई प्रॉपर्टी, पर फिर प्रॉपर्टी बंद कर दी। अब ये गवर्नमेंट की क्या समझदारी थी ये तो समझ नहीं। पर हमारी वो 4 जो भी विंडो खुला था जी, उसमें काफ़ी प्रॉपर्टीज एक्सचेंज हुई थी। तो कभी आपने फिर ये भी कोशिश की कि इतना बड़ा मोता पैलेस वो जिन्ना ने उसको अपनी एविडेंस बना लिया, तो जहाँ जिन्ना हाउस था आपने कभी कोशिश की भी जिन्ना हाउस आपके परिवार को मिल जाए? उसका तो पूरी अलग कहानी है। तो बताइए है क्या वो बात? वो क्या हुआ कि जिन्ना जी तो मेरे ख्याल से 7-8 महीने में या कितना साल में ही डाइड जी। तो उसके बाद फातिमा जी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी इवैक्यूई प्रॉपर्टी थी वहाँ की भी, अभी पता नहीं हम लोग के नाम ही है या कोई नाम बदल गया उसका, मतलब जो मलकियत है किताबों पे वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में वो किसकी है। तो शी वांटेड टू एक्सचेंज द प्रॉपर्टी। फातिमा जी वो बोली कि मैं मोता पैलेस में ले लेती हूँ और जिन्ना हाउस आप ली जी, बम्बई का जी। उनके बम्बई बहुत बढ़िया जिन्ना हाउस है, आज तो मेरे ख्याल से 800,000 करोड़ का होगा जी। तो उसकी फिर पार्टीशन की बात चली, उसका एग्रीमेंट भी बन गया सब होके, और वो जो भी होता था पहले तो नीचे ही हो जाता था, पर फिर बिकॉज क्योंकि ये जिन्ना की प्रॉपर्टी थी तो ये वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर था उस समय जी। उस समय बॉम्बे प्रोविंस है, तो बॉम्बे प्रोविंस के जो चीफ मिनिस्टर थे जी, उन्होंने फाइल देख के सब अप्रूव कर दिया। होने वाला था एक्सचेंज, पर फिर पता नहीं क्या दिमाग में आया, बोले कि ये जिन्ना की प्रॉपर्टी है तो मैं फाइल एक बार प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल ले लेता। चीफ मिनिस्टर ने कहा भी मैं एक बार प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल ले लेता। जी। तो वो फाइल गई दिल्ली। जी। फाइल दिल्ली गई तो रिजेक्ट कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने रिजेक्ट कर दिया कि ये डाइंग सेंटिमेंट से जिन्ना के कि मेरी प्रॉपर्टी किसी कॉमनर को मिल जाए और मेरी प्रॉपर्टी भाड़े पे लगा दी जाए और जो भी भाड़ा हो मेरे को भेजा जाए। अच्छा, ये कमेंट रिटन में आया? ये बोल के फाइल वापस रिजेक्ट हो। अब ये पब्लिक के अंदर है कि नहीं है, पर आई नो इट फॉर अ फैक्ट, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर ने बताया कि ये फाइल रिजेक्ट हो गई इस कारण। यानी इस कारण आपके परिवार को जिन्ना हाउस एक्सचेंज स्कीम में नहीं मिल पाया। नहीं। तो आज जिन्ना हाउस की क्या स्थिति है वहाँ? आज तो खंडर हो रहा है, कोई प्रिजर्वेशन नहीं? कुछ प्रिजर्वेशन नहीं, कुछ नहीं। पहले तो किराए पे दिया था, अब उसका किराया जिन्ना को भेज रहे थे कि नहीं भेज रहे थे या पाकिस्तान भेज रहे थे, आई डोंट नो। आज के वो फिर ब्रिटिश हाई कमिश्नर के पास भी था, फिर
आज के दिन खंडर है, खाली पड़ा है। और मैंने तो एक बार सजेस्ट भी किया था लास्ट ईयर, वो मेरा एक वीडियो उतारा था, गवर्नमेंट का ही था उसमें, कि भाई इसको आप पार्टीशन का एग्जीबिशन बना दो। बिल्कुल ठीक है। हाँ, यहाँ फोटो लोगों को मालूम तो पड़ेगी इधर कि पार्टीशन में हुआ और क्या हुआ, ये जो प्रॉपर्टी बर्बाद जा रही है। म्यूजियम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन या म्यूजियम ऑफ पार्टीशन के तौर पे उसको कुछ गलत किया जा सकता है, पर वो कुछ हुआ नहीं जी, कुछ पड़ा ऐसे ही पड़ा है। अब कोई उसकी फाइल चल गई हो, गवर्नमेंट में फाइल तो चली जाती है जी, अब चली है कि नहीं चली है पता नहीं जी, पर कर देना चाहिए। आई एम स्ट्रांगली ऑफ द ओपिनियन जी, कि ये प्रॉपर्टी को वेस्ट करने से क्या होता है। जो लोग विभाजन के बाद भारत आए उनके बारे में दो तीन चीज़ें बड़ी मशहूर है। एक तो उनके फूड को लेके भी, ये खाने पीने के शौकीन लोग थे, इनको अच्छा खाना जो पाकिस्तान से हिंदू भारत है अच्छा खाना बनाना आता था, और उनके जो खाने पीने के शौक थे वो भी यहाँ के लोगों से अलग थे। क्या आपने ये महसूस किया इधर आके? नहीं, हम लोगों ने नहीं किया कि हम लोग तो मारवाड़ी थे, तो वहाँ भी मारवाड़ी महाराज ही थे सारे खाना बनाने वाले। जी, अच्छा, इधर भी महाराज भी वही थे। अच्छा, तो हमारे खाने पीने में कोई डिफरेंस नहीं आया खाने पीने में। पर जो सिंधी थे जी, उनका तो डेफिनेटली खाना, सिंधी खाना, सिंधी और पंजाबी दोनों। जी, पंजाबी होगा तो फिर भी आप समझ लो कि यहाँ पे कॉमन है, पंजाब में कॉमन है जी, तो सिंधी होगा तो बिल्कुल ही उखड़ गया काम। वो तो बिल्कुल ही मतलब उनका तो कोई प्रोविंस या कोई घर रहा ही नहीं। जी, बाद में कभी दादाजी या पिताजी को वहाँ जाने का मौका मिला या गए वो? नहीं, फिर हमारी तरफ से कोई भी नहीं गया आज तक। और अभी करीब 6 महीने पहले जी, मेरा एक भतीजा जी, वो लंदन में सेटल हो गया है, तो वो गया था 6 महीने पहले, तो वो मोहता पैलेस में भी गया, देख के आया, कुछ उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी मोहता पैलेस में। हाँ, मतलब उन लोगों ने करी थी, उन लोगों ने करी थी जी, और उसका काफ़ी देखभाल करी और अच्छा वेलकम किया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। पर एक दूसरी आपको कहानी बताऊं कि जो मोहता मार्केट हम लोगों ने वहाँ बनाया था, जी, जी, क्लॉथ मार्केट, जी, जी, गोवर्धन दास मोहता क्लॉथ मार्केट, वहाँ से जो इतने दुकानदार और सिंधी आए तो वो मेरे ग्रैंडफादर के पास आए। ग्रैंडफादर को भाई जी बोलते थे वो सब कोई भाई जी बोलता है, कोई सेठ जी बोलता है, तो वो कहा सेठ जी हम सब उखड़ गए हैं वहाँ से, आपने वहाँ इतना बड़ा मार्केट बनाया था, हमारी सब दुकानें चली गई, तो आप यहाँ भी कुछ बना दो। तो उन्होंने फिर बम्बई के अंदर क्रॉफर्ड मार्केट के पीछे 4000 गज जमीन ली और वहाँ पे मोहता मार्केट बनाया, मोहता क्लॉथ मार्केट आज भी है। और वहाँ पे करीब 150-200 दुकानें बनाई, तो सब सिंधियों को दी। तो उसमें हम लोग का बिजनेस बहुत अच्छा चला सब। आज ये किस साल की बात है? 1900? ये बनाई 1952 के आसपास। यानी कि पर आज के दिन हाँ बताइए, कोई बात नहीं। आज के दिन ज़्यादा नीचे तो सिंधियों की दुकान है जी, पर ऊपर तो सारे अच्छा दे दिया गया, किराए आगे सब लेट कर, मतलब वो सब ज़्यादा जी, मुस्लिम्स में, लेकिन वो एरिया ज़्यादा मुस्लिम एरिया, ये मोहम्मद अली रोड और वो सब। पर जैसे आप अपने दादाजी शिवरतन मोहता जी की सोच बताते हैं भी, मैं बाद में निकलूंगा, पहले मेरे लोग जाएंगे, परिवार जाएगा, हाँ, मेरे मैनेजर जाएंगे, हाँ, काम करने वाले जाएंगे, हाँ, यहाँ तक तो समझ में आता है। हाँ, पर बाद में वहां से विस्थापित हुए लोगों के लिए जमीन खरीद के एक मार्केट बना देना, हाँ, और उनको मतलब वो दुकानें दे देना, हाँ, या आप ठीक अपना व्यवसाय जहाँ पे चलाइए, हाँ, ये बहुत मेरा ख्याल बड़ी बात है, हाँ, जो उस पीढ़ी में थी। हाँ, अब थोड़ा कम नजर आती है ऐसी बातें। अब वो इतनी लॉयल्टी भी नहीं है, अब लॉयल्टी भी अब लोगों में लॉयल्टी भी नहीं है, अब लॉयल्टी। अच्छा, बहुत सारे लोग तो आ गए
नेचुरली जो मुसलमान कारीगर थे, मुसलमान मैनेजर थे, वो रह गए, या बहुत सारे दोस्त रह गए होंगे मुसलमान। हाँ। तो दादाजी या पिताजी कभी वो याद करते थे उनको, या कुछ ऐसी यादें उस कल्चर से रिलेटेड, या बात होती रहती थी परिवार में? पिताजी से तो मैंने कभी सुनी नहीं, जी, पर हाँ दादाजी इस कहानियाँ बताते थे। बताते थे। दादी जी, उनका क्या रवैया था? दादी जी ने कहानियाँ ज़्यादा दादाजी बताते थे। अच्छा 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 अच्छा। मतलब किस तरह से काम किया, क्या डिफिकल्टीज आई, जी किस तरह से वो बीकानेर से कराची जाते थे ऊँटों के ऊपर, वो सब सुनाते थे। नहीं, मोता पल्ली छोड़ने के बाद की कहानी है। हाँ। नहीं, वहाँ एक फलाना था। अब ये जो मैं आपको बतला रहा हूँ उन्होंने ही बताई हैं सब। जी जी नहीं जी तो मेरे को कहाँ से मालूम पड़। जी जी। तो विभाजन के बारे में फिर उनका बाद में क्या मन बना भी, हाँ जो हुआ अच्छा हुआ, तो हो जाना चाहिए था, या मुल्क एक इकट्ठा रहता तब ठीक था? नहीं, कभी बात नहीं हुई। वैसे आपका क्या मानना है कि विभाजन किसने किया? अंग्रेज कितना जिम्मेवार था? अगर ना होता तो कैसे होता? क्योंकि सफरिंग सभी की है। सफरिंग सबों की है। हाँ। इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ। नहीं होता तो ये सफरिंग नहीं होती। नहीं होता तो सफरिंग हाँ। नहीं होती। फायदा किसको हुआ? पर हाइंडसाइट में देखूं, अगर सफरिंग छोड़ दो तो हमको जितना फायदा होता उतना हुआ नहीं। डेमोग्राफिकली जी जो होना चाहिए था जी वो अपने लीडरों के कारण नहीं हुआ। और कोई खास बात जो आप विभाजन से संबंधित, या अब के भारत के बारे में, या जो अगली जनरेशन है, क्योंकि ऐसी मांगे तो हमेशा उठती रहती हैं भी, नहीं हमें भाषा के आधार पे, हमें धर्म के आधार पे अलग कर दो। तो ये जो आपका अनुभव है बांटने का, अलग होने का, तो नौजवान पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कि मुल्क का बंटवारा एक बार हो गया, बड़ा कुछ देख लिया, क्या ऐसे बंटवारों के लिए भारत के पास अब कोई स्पेस है? अब गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश है? नहीं, नहीं। अब गुंजाइश नहीं, क्योंकि आप अब क्या बंटवारा करोगे, किस बेसिस पे करोगे? उस समय तो कंसंट्रेशन था, सिंध में, ईस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब में, बांग्लादेश में, ईस्ट बंगाल में कंसंट्रेशन था। आज क्या है? मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के लाखों स्टूडेंट है, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, भारत में करोड़ों स्टूडेंट है। तो जो लोग विभाजन के बाद विस्थापित हुए और दोबारा अपने आप को एस्टेब्लिश किया, और आज की का स्टूडेंट और आपके समय का स्टूडेंट, उसमें बहुत अंतर है। तो आप इनको संदेश क्या देना चाहोगे, अपने जीवन को देख के, अपनी लाइफ को देख के, या अपने पेरेंट्स की लाइफ को देख के? क्या मैसेज आपके मन में आता है? नई जनरेशन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? एक तो ये है कि अपनी संस्कृति कुछ तो पहचानो, क्योंकि आज के जनरेशन में कुछ भी संस्कृति नहीं है। मैं देखता हूँ, काफ़ी ये देखता हूँ। आपको छोटी सी बात बताऊँ कि हमारी वहाँ पे प्रॉपर्टी है जो भाड़े पे दी हुई है, वहाँ पर एक जिम खोला है जी, जिसमें 2 बरस से 5 बरस तक का एक सेक्शन है और 5 बरस से 14 बरस तक का एक सेक्शन है। तो मैं आपसे खाली 2 बरस से 5 बरस तक के बच्चों की बात कर रहा हूँ। उस तरह वो सेक्शन में तो ऑफकोर्स जो 5 बरस का संस्कृत लेके जाएगा वही आगे वाला होगा, तो उनके साथ आया आती है, बिकॉज इट्स अ हाई एंड जिम। मैं खाली आपको हाई एंड लोगों की बतला रहा हूँ। मैं जैसे गाँव में मेरा उतना उनसे ये तालमेल तो है, पर इतना इंटरेक्शन नहीं है। तो 3 बरस के बच्चे आते हैं, उनके साथ आया आती हैं, वो सिवाय अंग्रेजी की दूसरी बात ही नहीं करते। कोई भी भाषा करो वो अंग्रेजी में बात करेंगे।
वो आया भी ऐसी रखी हैं जो अंग्रेजी में ही बात करें, क्योंकि वो हिंदी समझ लेते नहीं है। तो मैंने एक आया से पूछा, मैं कहा तुम इससे अंग्रेजी में क्यों बात कर रही हो, तुम हिंदी में बोलो, 3 बरस का बच्चा है। तो सर मैं क्या हिंदी में बोलूँ, वो हिंदी समझता ही नहीं है। अच्छा। और बोले वो क्या नहीं समझता, उसके माँ बाप भी नहीं समझते, ओके। वो भी अंग्रेजी में बात करते हैं। अगर हिंदी में बात करने को कोई एंकरेज ही नहीं करता तो मैं क्या बात करूँगा। मेरे को तो रखा ही इसलिए कि मेरे को अंग्रेजी आती है। तो अभी आप बताओ क्या संस्कृति रही। अब ये दिल्ली में तो फिर भी शायद हिंदी में बात करते हैं, बाकी वही और में तो ये स्टूडेंट्स बात ही नहीं करना चाहते। सबसे पहली बात है भाषा की, भाषा की। दूसरी संस्कृति की। संस्कृति क्या है, जब आपको भाषा ही नहीं आएगी तो आप संस्कृति क्या पढ़ोगे। बिल्कुल ठीक है। अंग्रेजी किताबों में तो कहीं अपनी संस्कृति लिखी नहीं, आपको हिंदी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, हिंदी को कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो क्या आप पढ़ोगे। थोड़ी देर पहले आप इतिहास की भी बात कर रहे थे, भी इतिहास उस तरह पढ़ाया भी नहीं जाता और पढ़ा भी नहीं जाता। बिल्कुल टोटली ये इतिहास बायस्ड इतिहास है जी। आप बताइए, आप इतिहास के अंदर कौन सा सिवाय मुगल पीरियड, ब्रिटिश पीरियड, उसके पहले का पीरियड कोई दिखाता है। 4 लाइन में आया अशोका का, 4 लाइन में आया चंद्रगुप्त का, मैंने तो इससे ज़्यादा पढ़ा ही नहीं। आज तो कोई हिस्ट्री के अंदर सवाल ही नहीं आया उस पोर्शन का जी। खाली मुगल पीरियड का और ब्रिटिश पीरियड का ही आता रहा। तो हमने इतिहास के अंदर हाईलाइट ही वो किया है खाली। बिल्कुल सही है। वो आप लोगों को तो ज़्यादा मालूम होगा, आप तो यूनिवर्सिटी में बैठे हो, इस लाइन से जुड़े हुए हो जी जी। तो इसके अंदर डेफिनेटली गलती जो टेक्स्ट बुक्स बनाते हैं और ये सब करते हैं उनकी भी है। ऑफ कोर्स या तो ऊपर से कोई गवर्नमेंट से डायरेक्शन हो तो बात अलग है, पर अब पिछले 10 साल में तो कुछ फर्क पड़ रहा है, क्योंकि मैंने तो अभी ये 2 साल में ही देखा कि जो हॉरर्स ऑफ पार्टीशन है वो अब 2 साल में लोगों को कुछ मालूम पड़ेगा, तो मालूम पड़ेगा जी जी। नहीं तो किसी को मालूम ही नहीं था कि पार्टीशन हुआ है, यही नहीं मालूम। बिल्कुल ठीक है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही है, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपना इतिहास। अगर किसी कौम को भाषा, संस्कृति, इतिहास से दूर रखा जाएगा तो विभाजन या ऐसी कोई और पीड़ा का उसको कभी न कभी सामना करना ही पड़ेगा। और इतिहास जो है वो अपने आप को कब किस रूप में दोहराए ये कोई नहीं जानता। सर आप दिल्ली विश्वविद्यालय में आए, सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहते हैं कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय से आपका ये नाता हमेशा के लिए किसी न किसी रूप में ये बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच।